ट्वेल्थ मैथ्स की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। तो हम कल की क्लास में पढ़े थे गुणधर्म। मैं उन गुणधर्मों को वापस मौखिक रूप से रिपीट करता हूँ। तो एक गुणधर्म था कि किसी सारणी की सभी पंक्तियों को परस्पर स्तंभों में परिवर्तित कर दिया जाए या सभी स्तंभों को परस्पर पंक्तियों में बदल दिया जाए। वो आपकी इच्छा है कि सभी पंक्तियों को परस्पर स्तंभों में बदलो या सभी स्तंभों को परस्पर पंक्तियों में बदलो। तो इस तरह से यदि बदल दिया जाए तो सारणी के मान पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। अब दूसरा गुणधर्म था किसी सारणी की दो पंक्तियों को परस्पर आपस में, जैसे दूसरी और तीसरी पंक्ति है तो आपस में ही बदल दो उसको, दूसरी के स्थान पर तीसरी आ जाएगी, तीसरी के स्थान पर दूसरी आ जाएगी। तो दो पंक्तियों को या फिर दो स्तंभों को, कोई से दो स्तंभ ले लो, उनको आपस में एक्सचेंज करने पर, परस्पर बदलने पर सारणी का चिन्ह परिवर्तित हो जाता है और संख्यात्मक मान पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, ध्यान रहे। और वैसे भी मैंने पहले ही बता दिया कि सारणी में किसी भी स्तंभ या किसी भी पंक्ति के अनुसार या अनुदिश इसका हल ज्ञात करोगे तो सारणी का मान वही आएगा, समान ही प्राप्त होगा। और एक गुणधर्म ये था कि किसी सारणी की एक पंक्ति के सभी अवयव शून्य होने पर सारणी का रिजल्ट शून्य प्राप्त होगा। एक गुणधर्म ये था कि किसी सारणी की दो पंक्तियाँ समान हो या समान अनुपात में हो या दो स्तंभ समान हो या समान अनुपात में हो तो सारणी का रिजल्ट क्या आएगा, शून्य आएगा। एक था कि किसी सारणी को किसी अचर राशि से गुणा करें तो सारणी की एक पंक्ति या एक स्तंभ ही उस अचर राशि से गुणा होगा। जबकि मैट्रिक्स में चेंज था, मैट्रिक्स में यदि किसी अचर राशि से मैट्रिक्स को गुणा करते हो तो मैट्रिक्स के सभी अवयव गुणा हुआ करते थे। और एक गुणधर्म था कि किसी सारणी की दो पंक्तियों या एक पंक्ति में, अर्थात ये मैं कहना चाह रहा हूँ कि किसी सारणी की एक पंक्ति या एक स्तंभ में दो या दो से अधिक अवयव जुड़े हुए हैं, एक पंक्ति में ही या एक ही स्तंभ में दो या दो से अधिक अवयव जुड़े हुए हैं, तो उस सारणी को यदि दो अवयव जुड़े हुए हैं तो उस सारणी को दो सारणिकों के योगफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, या फिर तीन अवयव जुड़े हुए हैं तो तीन सारणिकों के योगफल के रूप में विभक्त किया जा सकता है। लेकिन शर्त यह है कि एक ही पंक्ति या एक ही स्तंभ में जुड़े हुए होने चाहिए। तो ये आपके गुणधर्म थे। अब देखो सारणी का मान निकालना। अब थोड़ा ध्यान दोगे विशेष तौर से, अपना एग्जाम्पल लेके चल रहे हैं। तो ये कह रहा है एग्जाम्पल नंबर 8, उनचास 39 10। एक 7 2 6 4 1 1। इसने क्या कहा है कि का मान बिना विस्तार के ज्ञात कीजिए, मतलब गुणधर्मों की सहायता से ज्ञात कीजिए। अब एक गुणधर्म मैंने लास्ट का गुणधर्म एक्सचेंज करने वाला, परिवर्तन करने वाला, C1 में स्तंभों में आपस में परिवर्तन करने वाला या पंक्तियों में आपस में परिवर्तन करने वाला, वो इन क्वेश्चनों के आधार पर इस साथ के साथ ही चलेगा। देखो सबसे पहले गुणधर्मों का प्रयोग बिना प्रसरण के, ये बिना विस्तार की बात कर रहा है। तो देखो ये C1 है, पहला कॉलम, पहला स्तंभ, ये C2 है, ये C3 है। मैं विस्तारित रूप से बता देता हूँ। C1 C2 C3, ये R1, ये R2 और ये R3, पहली पंक्ति, दूसरी पंक्ति और तीसरी पंक्ति। रो जो होती है ROW, रो क्या होती है, पंक्ति, और कॉलम होता है स्तंभ। तो अपने को
इस तरह से तालमेल बैठाना है कि इस मान छोटा प्राप्त हो जाए तो गुणधर्मों का प्रयोग हो जाए। तो देखो सबसे पहले ये इस तरह से है, 49 है, तो 49 ये पहला सदस्य है, तो इसके बराबर में इसके से संबंधित जो अवयव हैं उनमें ही कुछ गुणा करके कुछ जोड़ करके और इसको कम करना है। तो देखो 49 ये कौन सा, पहले C1 चेंज कर रहे हैं, ये पूरा C1 है, C1 के ही अवयव मोटे हैं इसलिए इसको छोटा बनाएंगे। तो इस तरह से देखो C1 चेंज टू, ये ध्यान रहे, इस तरह से ध्यान देना है। C1 चेंज टू C1, वापस C1 ही आएगा, ध्यान रहे, जिसको चेंज कर रहे हो तो वो वापस आएगा वही। C1 चेंज टू C1। अब आप इसमें कुछ भी अदर C2 बचा, C3 बचा, कुछ भी जोड़ सकते हो, कुछ भी घटा सकते हो, अपने को C1 को बदलना है। तो देखो यहाँ यदि मैं इसको 8 से गुणा कर दूँ, 8 सी गए 48, 48 और ये जोड़ दूँ कितना हुआ 49, 49 माइनस 49 क्या हो जाएगा 0। तो एक अवयव का ध्यान रखो, फिर बाद में वही रूल लग जाएगा सब में, और ये सारणी के अवयव छोटे होते जाएंगे। तो C1 में से घटाना है, इनको गुणा करके किस तरह से, तो देखो 6 8 6 48, ये कौन है C3, 8 C3 हो गया। C3 को किससे गुणा कर दिया 8 से। एक ही अवयव को देखते हैं तो सारे अवयव ही 8 से गुणा हो जाएंगे, 8 से गुणा कर रहे हो तो देखो 8 C3 और इसमें यदि मैं C2 जोड़ दूं, ये कोष्टक लगा दो, तो अपने पास थोड़ा शुरुआत में आपकी प्रॉब्लम आएगी लेकिन बाद में एकदम क्लियर हो जाएगा ये मामला। C1 चेंज टू C1, इसको किसी राशि से गुणा नहीं करना है, ये ध्यान रहे, ये ऐसे कैसे ही आएगी। फिर यदि आपको कुछ चेंज करना है तो C1 के अलावा C2 बचा और C3 बचा, उनको गुणा करके या जोड़ करके इसमें से घटा सकते हो, जोड़ सकते हो। तो ऐसे ही देखा कि ये संख्या थोड़ी इससे मोटी है तो इसको गुणा किया कि इसके नज़दीक पहुंच जाएं, तो 8 से गुणा किया, 8 6 48, फिर देखा कि एक जुड़ जाए तो 49 ही हो जाएंगे, ताकि ये मामला ही फिनिश हो जाएगा, घटाएंगे तो 49 माइनस 49 क्या हो जाएगा 0। तो 8 C3, ये कौन सा अवयव था C3 का अवयव था, तो 8 C3 प्लस C2 ये जोड़ दिया और फिर C1 में से घटाया। यहाँ ध्यान देने की बात है, C1 चेंज कर रहे हो तो C1 ही आएगा, कहीं आप C2 कर दो, जो चेंज हो रही है वो ये यहाँ आएगी। C2 को चेंज कर रहे हो तो C2 चेंज टू C2 ही आएगा और इस तरह से हल होगा। तो देखो आप शुरुआत में यदि C में प्रवेश कर गए, किसमें, स्तंभों में प्रवेश कर गए, तो स्तंभों की सहायता से हल करोगे। देखो एक स्टेप में तो स्तंभों की सहायता से हल कर लोगे, जैसे C1 ये सारे स्तंभों में ही संबंध होगा, स्तंभों में। फिर अगली स्टेप में आप पंक्तियों में भी जा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये अपने पास आया 49 माइनस, और इनको गुणा करके देखा तो क्या आया 49। फिर देखो ये किससे गुणा हुई थी C3 8 से, तो 8 चौक 32, 32 में 7 जोड़ा 39, तो 39 माइनस 39 हो गया। अब देखो इसको किससे गुणा किया 8 से, 8 और प्लस 2 कितना हुआ 10, तो 10 माइनस 10। ओनली C1 ही चेंज हो रही है C2 और C3 की सहायता से, C2 और C3 की सहायता से। तो ये तो हेल्पफुल होती हैं इसको हल करने के लिए, और खुद पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, अगली स्टेप में खुद सेम की सेम आ जाएंगी। तो 1 6 7 4 2 1 ये वापस आ गई। तो अपने पास रिज़ल्ट क्या प्राप्त हुआ 0 0 0 1 7 2 6 4 1।
तो प्रसार नहीं करें, प्रसार जो पहले बताया था R1 के अनुदिश हल करने पर संबंधित स्तंभ और पंक्तियां छोड़ देंगे, उससे नहीं, वो होता है प्रसरण। तो बिना प्रसरण किए ही इन गुणधर्मों की सहायता से हल करना है। तो अब देखो गुणधर्म से, गुणधर्म लागू हो गया। अब ये ना आपको ये लिखना है कि दूसरे गुणधर्म से या तीसरे गुणधर्म से, सीधा ये लिखना है गुणधर्म से, अपने आप समझ जाएगा। और अपने को खुद को पता है कि गुणधर्म ये है कि किसी सारणी की एक पंक्ति या एक स्तंभ के सभी अवयव शून्य हो जाते हैं तो सारणी का रिजल्ट क्या प्राप्त होता है? 0। तो ये 0। इस तरह से आपको हल करना है। तो थोड़ा गौर कर लोगे पे 1 2 3 क्वेश्चनों में, तो सारे क्वेश्चन में आसानी हो जाएगी। तो इस तरह से ये एग्जाम्पल था। नेक्स्ट एग्जाम्पल है एग्जाम्पल नंबर 9। 1 1 1 A B C तो देखो ये भी क्या कह रहा है कि बिना विस्तार के ही याद कीजिए, अर्थात गुणधर्मों का प्रयोग कीजिए। तो सबसे पहले अपने को ध्यान में है कि ये C1, ये C2, ये C3। तो देखो यहाँ पर ये कंडीशन जो दी हुई है, आपके ये दिमाग में आ रहा होगा कि ये गुणधर्म था कि यदि किसी सारणी की एक स्तंभ या एक पंक्ति में कुछ अवयव जुड़े हुए हों तो उस सारणी को 2 सारणिकों के योगफल के रूप में विभक्त कर सकते हैं, कर सकते हो। लेकिन उससे भी अच्छा आसान तरीका ये हो जाएगा कि वहाँ तो फिर विभक्त करने के बाद में आपको प्रसरण करना पड़ेगा। यहाँ इधर यदि इधर इस ये C1 है, ये C2 है, तो C2 को C3 में जोड़ दें। C2 को क्या कर दें? C3 में जोड़ दें। तो देखो, या C2 में C3 ला करके जोड़ दें तो इधर आएगा, जोड़ेंगे तो A + B + C, B + C + A, C + A + B सेम प्राप्त होगी C2। या फिर C3 में आप ले जा करके C2 को जोड़ते हो तो C3 सेम प्राप्त होगी, तो उसको आप कॉमन ले सकते हो। तो ये भी ध्यान में रखना है। तो मैं चेंज कर रहा हूँ, C2 में ले आता हूँ, या C3 कर लो, C3 चेंज टू C3 + C2। C2 को ले जा करके उसमें प्लस कर दो। चेंज कौन हो रही है? C3 हो रही है। तो प्रभाव किन पर नहीं पड़ेगा? C1 और C2 पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, ये एज इट इज आ जाएंगे। अब इसमें ले जा करके चेंज हो रही है C3, तो C3 में क्या जुड़ रहा है? C2 जोड़ दो। A + B + C, A + B + C, A + B + C, ये सारे जुड़ गए। अब देखो ये भी गुणधर्म ही लग रहा है, ये भी गुणधर्म था चेंज करने वाला लास्ट का, जो मैंने पहले बताया था कि ये गुणधर्म है जो क्वेश्चनों के आधार पर ही हल करेंगे तब बताएंगे। तो ये इस तरह से चेंज करने वाला गुणधर्म लास्ट गुणधर्म है। अब देखो यहाँ पर गुणधर्म लागू हो रहा है कि किसी सारणी की एक पंक्ति या एक स्तंभ में अवयव उभयनिष्ठ कॉमन मान दिखाई दे रहे हैं, तो इनको बाहर निकाल सकते हो। तो क्या आएगा? ये पूरा बाहर आ जाएगा। तो A + B + C ये ले लिया। 1 1 1 A B C 1 1 1। अब देखो तो एक स्तंभ से ही कॉमन आ रहा था तो उसको बाहर निकाल लिया। यदि कोई मान इसमें भी कॉमन है पूरी में तो इससे भी वो मान निकालेंगे। अब देखो यहाँ पर C1 और C3 समान है। आगे किसी सारणी की 2 पंक्तियाँ या 2 स्तंभ समान होने पर सारणी का रिजल्ट क्या प्राप्त होता है? 0। तो गुणधर्म से A + B + C बाहर निकाला हुआ था और ये कितना हो गया? 0। क्यों?
क्योंकि यहाँ लिख सकते हो C1 बराबर C3, C1 के बराबर क्या है, C3 है। तो ये अपने पास आ गया 0। तो ये बिना प्रसरण किए ही गुणधर्मों की सहायता से ही अपन ने हल कर लिया। नेक्स्ट एग्जाम्पल है 10वां एग्जाम्पल। ये भी बिना विस्तार किए ही आप हल कीजिए इन्हीं की सहायता से, गुणधर्मों की सहायता से। इन क्वेश्चनों का तात्पर्य यह है कि आपको गुणधर्मों का प्रयोग करना सिखाना है। सारणिक है A माइनस बी, बी माइनस सी, सी माइनस ए माइनस बी, बी माइनस सी, सी माइनस ए। फिर आगे है m माइनस एन, एन माइनस पी, एम माइनस एन, एन माइनस पी, पी माइनस एम। x माइनस वाई, वाई माइनस जेड, जेड माइनस एक्स। ये देखो बिना प्रसरण किए। अब मैं ये सब अवयव में जुड़ रहे हैं और प्रसरण करना नहीं है, नहीं तो R1 के अनुदिश प्रसरण करते ये अवयव बाहर आ जाते, संबंधित स्तंभ और पंक्तियाँ छोड़ देते, वो प्रसरण होता है या विस्तार होता है। लेकिन ऐसा इसने मना कर दिया। इसका तात्पर्य ये हुआ कि गुणधर्मों का ही प्रयोग करो। तो इसमें गुणधर्मों का प्रयोग करने के लिए देखो, यदि इसको ऊपर ले जा कर के जोड़ दे, इसमें भाई ये अवयव है किसका है, ये R1 का है, ये R1 है। R1 में R2 और R3 ले जा कर के जोड़ दो उधर, इधर जोड़ोगे इधर ऐसे, तो ये दोनों इधर जुड़ेंगी, तो इधर कोई कटेगा ही नहीं। लेकिन इधर यदि आप जोड़ दोगे ऐसे ऊपर ले जा कर के, तो A माइनस बी प्लस बी माइनस सी प्लस सी माइनस ए, तो सारे कट जाएंगे। तो इसलिए इसमें ये कौन है, R1, और चेंज हो रही है R1 में अपन ले जा कर के जोड़ देंगे, तो R1 चेंज टू R1 तो आएगी। R2 और R3 को ले जा कर के जोड़ रहे हैं, तो लिख दोगे R2 प्लस R3। ये इस तरह से करोगे तो A माइनस बी प्लस बी माइनस सी प्लस सी माइनस ए, एम माइनस एन प्लस एन माइनस पी प्लस पी माइनस एम, एक्स माइनस वाई प्लस वाई माइनस जेड प्लस जेड माइनस एक्स। और R1 बदल रही है तो R2 और R3 एज इट इज आ जाएंगी, बी माइनस सी, सी माइनस ए, एन माइनस पी और पी माइनस एम, वाई माइनस जेड और जेड माइनस एक्स। तो ऊपर वाला क्या हुआ, 0 0 0, सारे कट गए। बी माइनस सी, सी माइनस ए, एन माइनस पी, पी माइनस एम, वाई माइनस जेड और जेड माइनस एक्स। तो गुणधर्म से क्या प्राप्त हुआ, 0, क्योंकि R1 के सभी अवयव क्या आ गए, 0 आ गए। तो इस तरह से आप बिना प्रसार किए ही, प्रसरण किए ही, विस्तार किए ही गुणधर्मों की सहायता से हल कर सकते हो। तो गुणधर्मों का इतना फ़ायदा हो जाता है। गुणधर्मों का प्रयोग इसलिए किया करते हैं कि यदि कोई मान काफ़ी पजल्ड मान है तो उनको छोटा बनाने के लिए गुणधर्मों का प्रयोग करते हैं। छोटे छोटे बनाएंगे तब जा कर के उसका प्रसरण कर सकेंगे भविष्य में, और आसानी से प्रसरण हो जाएगा, हल हो जाएगा। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है 11वां क्वेश्चन। अब यहाँ से अच्छे क्वेश्चन आ रहे हैं और एग्ज़ाम में यहाँ से ही क्वेश्चन उठाते हैं, एग्जाम्पल नंबर 11 से लेकर के आगे तक। इसमें और भी आसानी हो जाती है हल करने में, क्योंकि RHS पक्ष दिया हुआ है। तो RHS की सहायता से अपन कुछ आइडिया बैठा सकते हैं कि किस तरह से हल होगा, कौन किस में घटेगा। तो देखो 11वां एग्जाम्पल है, एक 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 एक्स वाई जेड
एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और जेड स्क्वायर बराबर एक्स माइनस वाई, वाई माइनस जेड और जेड माइनस एक्स। ये RHS दे रखा है तो बड़ा आसान हो जाएगा। सबसे पहले अब मैं तरीका बता देता हूँ, रियल स्थिति में आते हैं कि यदि इस तरह से है दिया हुआ है और ज़्यादातर सिद्ध करने वाले क्वेश्चन ही आते हैं, तो यदि सबसे पहले क्या करोगे, सारणिक में एक 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 देखोगे, किसी पंक्ति या किसी स्तंभ में यदि एक 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 आ रहा है तो उनमें से 3 अवयवों में से किसी 2 को 0 बनाओगे। और जैसे एक 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 आ रहा है या इधर एक 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 आ रहा है तो उनमें से 3 अवयवों में से 2 अवयवों को 0 बना दोगे और उन्हीं के अनुदिश प्रसरण कर दोगे तो क्वेश्चन आसान हो जाएगा हल करना। और यदि एक एक दिखाई नहीं दे रहा है तो सबसे पहले क्या करोगे, आप कॉमन लेने की कोशिश करोगे। किसी स्तंभ या किसी पंक्ति में कुछ ना कुछ तो कॉमन आएगा। यदि ऐसा कॉमन आ जाता है, कॉमन आते ही आपको लगभग क्वेश्चनों में एक 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 की कंडीशन बनेगी कहीं पर भी, तो फिर उनमें से 3 अवयवों को अपन 0 बनाने की कोशिश करेंगे। तो ये ध्यान में रहे। तो इसको हल करते हैं। देखो अब कितना फ़ायदा हो जाता है अपने को। x माइनस वाई है तो सबसे पहले देखो x माइनस वाई कहाँ बनेगा, ये x रहा, ये माइनस वाई रहा। इसका मतलब ये ऊपर जा कर के घटेगा, किस में से, x में से। तो x कौन है, R1 है। तो इससे हेल्प मिल जाती है, R1 चेंज होगी, R1 में से क्या जा कर के घट जाएगा, R2। देखो इस तरह से एक ही अवयव का देखना है अपने को RHS में, फिर अपने आप ही रिजल्ट प्राप्त होता रहेगा। तो इसको देखो, ये R1 थी, R1 में संगत अवयव ऊपर जा कर के घटेंगे तो 1 माइनस 1 क्या हुआ, 0। ये y ऊपर चला गया क्योंकि चेंज कौन हो रही है, R1, x माइनस वाई और एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। ये एज इट इज आ जाएंगी, 1 y वाई स्क्वायर, 1 z जेड स्क्वायर हो गया। अब देखो फिर y माइनस जेड आ रहा है तो y माइनस जेड कहाँ बन रहा है, ये यहाँ ऊपर जा कर के घटेगा। इसका मतलब ये कौन है, R2, तो R2 चेंज हो जाएगी, R2 चेंज टू R2 माइनस R3, R3 जा कर के घट गई। तो इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, ये ऊपर जा कर के घटेगी 0, y माइनस जेड और वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर, 1 जेड और जेड स्क्वायर। अब देखो 0 में तो सब कुछ कॉमन होता है, यहाँ से स्टार्ट करता हूँ मैं। R1 में x माइनस वाई कॉमन है क्योंकि इसके गुणनखंड होते हैं x माइनस वाई एक्स प्लस वाई, तो ये x माइनस वाई कॉमन ले लिया एक पंक्ति से। यहाँ y माइनस जेड कॉमन है तो y माइनस जेड कॉमन ले लिया, तो बचा क्या, 0, 1 और y x प्लस वाई, 0, 1 y प्लस जेड क्योंकि इसके गुणनखंड हो गए और ये एज इट इज आ गया। अब देखो C1 के 3 अवयवों में से 2 अवयव 0 हो गए तो आप C1 के अनुदिश ही प्रसरण कर दो, ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है C1 के अनुदिश प्रसरण से। तो ये तो बाहर पड़े ही रहेंगे। जीरो संबंधित स्तंभ और पंक्ति छोड़ दो, जेड स्क्वायर माइनस वाई जेड, अगला भी बदल जाएगा माइनस जेड स्क्वायर, प्लस माइनस 0। संबंधित स्तंभ और पंक्ति छोड़ दो, जेड स्क्वायर माइनस एक्स जेड और माइनस वाई जेड। फिर आ गया प्लस माइनस प्लस 1। अब देखो ये संबंधित स्तंभ और ये पंक्ति, ये स्तंभ और ये पंक्ति छोड़ दी, तो देखो y प्लस जेड माइनस x, अगला भी बदल गया y,
तो ये देखो क्या कटा, y कट गया, तो ये 0 हो गया, ये 0 हो गया, बचा क्या, गुणा में क्या आया था पहले, ये था x माइनस वाई और y माइनस जेड आ गया था। तो ये अपने पास ये 0 हो गया, ये 0 हो गया, बचा क्या, z माइनस एक्स। तो पहले था x माइनस वाई, वाई माइनस जेड, और अब आ गया z माइनस एक्स। इस तरह से RHS आ जाएगा। इस तरह से आपको हल करना है, ध्यान रहे। तो इस तरह से अपने को सबसे पहले क्या करेंगे कि सारणिक में RHS दिया हुआ है तो RHS की हेल्प ले लेंगे, किसको किस में घटाना है। और एक 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 आता है तो तीनों अवयवों में से दो अवयवों को 0 बनाने की कोशिश करोगे। तो देखो ये क्वेश्चन इस तरह से हल हो रहा था। मैंने आपको बता दिया था या बता दिया है कि सबसे पहले ये सारणिक दे रखी है, तो इसमें देखो RHS क्या है, वापस रिपीट करता हूँ मैं। RHS है x माइनस वाई, पहले से एक एक आ रहा है तो इसमें एक 0 बनाएंगे, ये R1 है, ये R2 है, ये R3 है, तो ऊपर ले जाएंगे। इससे हेल्प मिल जाएगी कि x में से y कट रहा है तो ये, और वैसे भी एक में से एक जाएगा 0। तो तीन अवयवों में से दो अवयव 0 बनाएंगे, कोई से दो अवयव 0 बना लो तो इनमें से कोई रिजल्ट प्राप्त होगा। और कौन से में से कौन सा घटाओगे तो ये RHS आपको बता देगा। x माइनस वाई, x कौन है, किसका सदस्य है, R1 का, y कौन है, R2 का सदस्य है। इसका मतलब x माइनस वाई हो रहा है, x में से y घट रहा है तो R1 चेंज हो रही है, R1 चेंज टू R1 माइनस R2। इस तरह से जो चेंज हो रही है वो ही पंक्ति चेंज होगी, अदर दो पंक्तियाँ एज इट इज़ रहेंगी, क्योंकि उनकी सहायता से उस पंक्ति को चेंज किया जा रहा है या उनकी सहायता से उस स्तंभ को चेंज किया जा रहा है, तो अदर स्तंभों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो ध्यान रहे ये इस तरह से होगा। तो काफ़ी सारे क्वेश्चन आएंगे इस टाइप के, तो आपके ये दिमाग में बैठ ही जाएगा कि इस तरह से हल होंगे। अब जो नेक्स्ट है वो 12वां एग्जाम्पल है जो बताते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, एग्जाम्पल नंबर। तो देखो, बिना विस्तार के सिद्ध कीजिए। अब ये बिना विस्तार का है मामला, तो प्रसरण करना नहीं है, गुणधर्मों का ही प्रयोग करना है और ये सिद्ध करना है। तो सारणिक दे रखी है अपने को b प्लस सी, सी प्लस ए प्लस बी, क्यू प्लस आर, आर प्लस पी, क्यू प्लस आर, आर प्लस पी और पी प्लस क्यू। फिर तीसरी पंक्ति है y प्लस जेड, जेड प्लस एक्स और x प्लस वाई बराबर 2। ये लाना है अपने को, ए बी सी पी क्यू आर एक्स वाई जेड। तो देखो किस तरह से होगा ये। सबसे पहले घटाएंगे अपने, इनको जोड़ देते हैं। यदि इधर ला करके जोड़ दिया जाए, ये देखो Q प्लस Q कितने हो जाएंगे 2, R प्लस R 2R और P प्लस P 2P, तो 2 कॉमन आ सकता है। तो इसके लिए ये इधर आकर के जोड़ देंगे ला करके इनको। तो ये कौन है C1, तो C1 चेंज टू C1 प्लस C2 प्लस C3। इसका मतलब C1 चेंज हो रही है तो C2 और C3 पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो सबको ला करके जोड़ेंगे तो 2 हो जाएंगे A प्लस B प्लस C, 2 2 हो जाएंगे डबल, 2 P प्लस Q प्लस R, 2 X प्लस Y प्लस Z और ये C प्लस A और A प्लस B
और आर प्लस पी, पी प्लस क्यू, जेड प्लस एक्स और एक्स प्लस वाई। ये अब देखो यहाँ दो कॉमन ले लेंगे, एक ही स्तंभ में था वो वैनिश, तो इसको बाहर निकाल लिया। तो अपने पास बचा ए प्लस बी प्लस सी, पी प्लस क्यू प्लस आर, एक्स प्लस वाई प्लस जेड, और ये सी प्लस ए प्लस बी, आर प्लस पी, पी प्लस क्यू, आर प्लस पी और जेड प्लस एक्स, एक्स प्लस वाई। ये देखो अब अपने पास ए प्लस बी प्लस सी आ गए। C1 देखो बढ़ गई। अब C1 में से आप C2 घटा दो चाहे C3 घटा दो, बात एक ही है। अपने पास आ रहा है ये A आ रहा है, तो A B प्लस सी किधर है ही नहीं, तो अभी कोई टेंशन नहीं है, कैसा भी करोगे तो एक अवयव बचेगा। तो देखो चेंज करते हैं, C1 चेंज टू C1 माइनस C2, ये कर देते हैं। तो बचा क्या, दो तो है ही, C2 को घटा रहे हो तो C और A क्या बच गया B, ये माइनस के हो जाएंगे दोनों, R और P, तो क्या बच गया Q। फिर Z और X, तो क्या बच गया Y। और ये अपने पास रहेंगे C प्लस A, R प्लस P और Z प्लस X, A प्लस B, P प्लस Q और X प्लस Y। अब देखो ये सिंगल हो गया, ये सिंगल किस में से घट रहा है, किस में से घटाएं कि ये उधर भी सिंगल हो जाए। तो ये देखो B है, इधर तो B है नहीं, इधर है C3, तो आगे हो जाएगा C3 चेंज टू C3 में से क्या घटा दें C1 ले जा कर के घटा देंगे। तो देखो क्या आएगा, B Q Y, और क्योंकि चेंज कौन हो रहा है C3, तो वहाँ तक पहुँचेंगे C प्लस A, R प्लस P और Z प्लस X। अब ले जाओ घटा दो उधर, तो B चला गया, क्या बचा उधर A, Q चला गया, क्या बचा P, और Y चला गया, क्या बचा X, ये बचा। अब देखो अपने पास ये बचा, सिंगल ही तो करने हैं, तो इधर ला करके C2 में से C3 घटा दो, तो C2 चेंज टू C2 माइनस C3, दो B Q Y ये घटेगा, तो C बचा, R बचा, Z बचा, A P X बच गया। अब देखो एक्सचेंज करेंगे, A यहाँ लाना है शुरुआत में, ये तो सिस्टम से लाएंगे स्टेप वाइज स्टेप। पहले इसको इधर लाएंगे, एक्सचेंज कर देंगे इन दोनों को, तो ये उधर चला जाएगा, ये इधर आ जाएगा, फिर इन दोनों को एक्सचेंज कर देंगे। तो ये ध्यान में रखना है, ऐसे नहीं कि डायरेक्ट छलांग लगा दी, बीच में स्टेप खा गए। तो पहले एक्सचेंज करेंगे, ये कौन है C2 और C3, C2 एक्सचेंज टू C3। तो यदि दो पंक्तियों गुणधर्म आ गया है, यदि दो स्तंभों को परस्पर बदल दिया जाए तो सारणी का चिन्ह परिवर्तित हो जाता है। तो दो स्तंभों को परस्पर बदल रहे हैं तो बाहर माइनस, फिर वापस दो को बदलेंगे तो माइनस माइनस वापस क्या हो जाएगा प्लस, -2। B Q और Y तो था ही, ये आ गया इसकी जगह, ये चला गया उसकी जगह, A P X C R और Z। फिर अब एक्सचेंज कर देंगे C1 C2 की जगह, क्योंकि A इधर लाना है,
C1 x टेंस टू C2, ये आपस में बदल गए, इसका मतलब माइनस से अब क्या हो गया प्लस, तो 2 A P x B Q Y C R Z बराबर RHS। इस तरह से ये क्वेश्चन है हल होगा। आराम से इसको हल करोगे तो हल हो जाएगा और तैयार भी हो जाएगा क्वेश्चन। तो देखो अब, तो आज मैंने बता दिए आपको एग्ज़ाम्पल नंबर 12 तक। अपने एग्ज़ाम्पल हैं, इसमें काफ़ी सारे एग्ज़ाम्पल हैं और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट एग्ज़ाम्पल ही हैं, 21 एग्ज़ाम्पल हैं। प्रश्नावली से काफ़ी गुना अच्छे एग्ज़ाम्पल हैं, तो इनको आप समझोगे, बार बार मिलाओगे ताकि ध्यान में रहेगा किसको किससे घटाना है, किस तरह से, जिस सारणी की पंक्ति को चेंज कर रहे हो उसी पंक्ति पर प्रभाव पड़ेगा, अन्य कोई पंक्तियों पर प्रभाव नहीं पड़ेगा, वो एज इट इज आएंगे। और या किसी स्तंभ को चेंज कर रहे हो तो अदर स्तंभों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, उन्हीं स्तंभों उसी स्तंभ पर प्रभाव पड़ेगा। जैसे C2 चेंज कर रहे हो तो C2 ही परिवर्तित होगी, चाहे उनकी हेल्प C3 और C1 की हेल्प ले सकते हो। लेकिन ध्यान रहे C2 एक्सटेंस टू यहाँ C2 ही आएगा, बाद में कोई अदर जो है स्तंभ या पंक्ति या आपस में इधर आएंगे, लेकिन इधर तो जो चेंज हो रहा है वो ही आएगा। ये कभी नहीं आएगा C2 एक्सटेंस टू C2 प्लस R1 कर दो। यदि आप पंक्तियों में प्रवेश कर गए, R में प्रवेश कर गए तो R की सहायता से ही हल होंगे, स्तंभों में प्रवेश कर गए तो स्तंभों की सहायता से ही हल हो गए, क्योंकि वो स्टेप जो है वो, जैसे यहाँ पर आपने लगाया स्तंभों, तो अगली स्टेप में आप चाहो तो पंक्तियाँ लगा सकते हो, पंक्तियों के बारे में लिख सकते हो। तो इस तरह से ये क्वेश्चन हल होंगे। आज के लिए इतना ही है, नेक्स्ट क्लास में हम एग्ज़ाम्पल नंबर 13 से स्टार्ट करेंगे। धन्यवाद।